हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने पिछले दो वीडियो में लेसन नंबर 3 के एक्सप्लेन किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा, लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, प्लीज़ चेक कीजिए। और लास्ट चैप्टर में लास्ट वीडियो में हमने मिलिट्री और पुलिस फोर्स के बारे में पढ़ा, सिविल फोर्स के बारे में पढ़ा, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी के बारे में पढ़ा। अब आगे मैं इस वीडियो में आपको कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम उस बारे में पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पॉइंट वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और ये पॉइंट्स को अगर आप याद रखेंगे तो आपको एग्ज़ाम में ये लिखने के लिए काफ़ी इजी होगा। अभी फर्स्ट पॉइंट है, देयर वेर अनडिज़ायरेबल इफेक्ट ऑन रूरल लाइफ। मतलब ये नया जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसको इंडियन फार्मर्स को एक्सेप्ट करने में या एडॉप्ट करने के लिए काफ़ी मुश्किलात आ रही थी, क्योंकि उसका बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट भी हो रहा था रूरल लाइफ में। रूरल लाइफ मतलब अभी फार्मर्स है, वो लोग खेती बाड़ी जो करते हैं वो गाँवों में होता है, तो वहाँ का जो रूरल लाइफ में उसमें काफ़ी इफ़ेक्ट होने लगा, मतलब बुरा असर दिखने लगा। सेकेंड क्या है, फार्मर्स स्टार्टेड सेलिंग क्रॉप्स एट लो प्राइस में ही उन्होंने फार्मर्स ने अपना क्रॉप्स बेचना चालू किया, क्योंकि कुछ भी हो जाए उनको टैक्स पे, रेवेन्यू पे करना ही था। अगर रेवेन्यू पे नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनका जो फार्म है यानी खेती है वो जब्त कर लेंगे वो लोग आके। तो ये सब न्यू लॉस में वो सब इंक्लूडेड था। तो फार्मर्स ने क्या किया, जो भी लो प्राइस होता था या जो भी प्राइस में बेच सकते वो लोग, वो बेचने चालू किया क्रॉप्स को। मर्चेंट्स एंड ब्रोकर्स परचेज द गुड एट मिनिमम रेट। तो इसका फ़ायदा किसे होने लगा, मर्चेंट्स को और ब्रोकर्स को, जो कि उन लोग के पास तो वैसे भी पैसे होते थे। तो उन लोग क्या करने लगे, फार्मर्स को सरप्रेस करने लगे, मतलब उनके ऊपर दबाव डालने लगे और उनसे मिनिमम रेट में, सबसे कम रेट में उन लोग क्या करते थे, क्रॉप्स परचेज करते थे, खरीदते थे। फॉर पेइंग टैक्स द फार्मर्स मॉर्टगेज देयर लैंड एंड हेंस बिकम बैंकक्रप्ट। तो ये टैक्स पे करने के चक्कर में फार्मर्स क्या करते थे, अपने जो ज़मीन है उसको गिरवी रखते थे, उनके जो खेती का ज़मीन होता है उसे गिरवी रखते थे, और उसके वजह से क्या हुआ, उन बैंकक्रप्ट होते थे। बाद में भी उनके पास पैसा नहीं आता था, क्योंकि उनको प्रॉफिट कुछ नहीं मिलता था। तो इसके वजह से वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं। बैंकक्रप्ट होना मतलब क्या बोलेगा, तो वो जो जगह है वो आखिर वो मर्चेंट्स या जो भी जिससे उन्होंने पैसा लिया होता है टैक्स पे करने के लिए, उन लोग आके वो सील कर देते हैं, यानी उन लोग उनके नाम पे हो जाता था। दे सोल्ड देयर लैंड इन केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन। वो लोन लेते थे ना, जो मर्चेंट्स हैं उनसे लोन लेते थे, जो ज़मींदार है उनसे लोन लेते थे, ताकि वो टैक्स पे सके। कभी कभी क्या होता है, खेती में कभी कभी उतना फसल नहीं होता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि उनको लोन लेना पड़ता है, और क्योंकि टैक्स कंपलसरी था तो वो पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो ये टैक्स पे करने के चक्कर में क्या करते थे, वो लोग ज़मींदारों से लोन लेते थे, कर्जा लेते थे पैसा। और पैसा टैक्स कैसा था, पहले कैसा था, बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल जब चालू हो गए, तो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने से पहले क्या था कि वो लोग ग्रेन्स में रेवेन्यू को पे करते थे, बार्टर सिस्टम होता था। लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स ने नया लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया, तो उनको कैश में ही ये पे करना पड़ता था। अभी कैश नहीं होने की वजह से वो लोग किससे लेते थे, ज़मींदारों से लोन लेते थे, पैसा उधार लेते थे। और जब उनका फसल अच्छा नहीं होता था, या कुछ भी हो, बारिश के वजह से या कुछ फेमाइन के वजह से, कुछ भी किसी भी रीज़न की वजह से उनका खेती में अच्छा फसल नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते थे, टैक्स तो पे करना ही था। तो टैक्स पे करने के चक्कर में वो लोग लोन लेते थे, उधार लेते थे ज़मींदारों से, और वो उधार न चुकाने की वजह से, और उस पे इंटरेस्ट लगता था, तो वो भी हैवी इंटरेस्ट लगाते थे ज़मींदार। वो लोग भी लूटते ही थे इस मामले में, किसको, ये क्योंकि फार्मर्स उतने रिच नहीं रहते, वो लोग पुअर रहते, तो उनको लूटते थे। तो उस चक्कर में क्या होता था, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रीपेमेंट वो कुछ कर नहीं पाते थे, तो उनको ज़मीन लास्ट में सोल्ड करना पड़ता था उसी ज़मींदार को, या बाहर से किसी को आके वो लोग खरीद लेते थे। एक्सप्लॉयटेड बाय द गवर्नमेंट, ज़मींदार, मनी लेंडर एंड मर्चेंट्स, इन लोग ने पूरी तरह से फार्मर्स को, यानी जो किसान है, भारत देश का जो किसान है, उनको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, मतलब पूरी तरह से उनको कमज़ोर बना दिया। जो लोग अपने
अच्छा खासा खेती करते थे, जो भी ग्रेन्स आता था, जो भी फसल उगता था, उनसे उनका रोजी रोटी चलता था। लेकिन जैसे नया पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया तो उसके वजह से उनका पूरा बर्बादी वहाँ से शुरुआत हुआ। उसका नेक्स्ट है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फूड ग्रेन्स कल्टिवेटेड बाय फार्मर्स फुलफिल देयर नीड्स एंड नीड ऑफ द विलेज। जो भी वो लोग फूड ग्रेन्स, जो भी फसल उगता था, फार्मर का पूरा नीड खत्म हो जाता था। उन लोग जो भी उगाते थे वही वो लोग खाते थे और अपने घर को और विलेज को भी वो लोग प्रोवाइड करते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनकरेज किया किस चीज़ के लिए? प्रॉफिट गिविंग क्रैश। जो मतलब ब्रिटिशर्स को लगा कि ये जो फसल है इससे हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकते हैं, जैसा कि कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी एक्सेट्रा। तो उनको बोला कि तुम लोग फूड ग्रेन्स के बदले ये ही क्रॉप्स को अपने खेती में उगाओ। उसको कम बोलते ना कमर्शियलाइजेशन किया। मतलब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा। उन्होंने फार्मर्स को पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया। उन्होंने बोला जो कैश क्रॉप्स, ये याद रखना, कैश क्रॉप्स में क्या क्या आएगा? कॉटन, इंडिगो, टोबैको, टी, ये 4 हैं जिसको उन लोग ने एनकरेज किया। फार्मर्स को कंपल किया, उनको फोर्स किया कि तुम लोग यही इसकी खेती करोगे करके। अभी नेक्स्ट है फमाइन। 1860 से लेके 1900 तक इंडिया फेस ग्रेट फमाइन। ब्रिटिशर्स डिड नॉट टेक मच एफर्ट टू ओवरकम इट। इंडिया में हमेशा फमाइन का प्रॉब्लम होता था 1860 से लेके 1900 तक। लेकिन ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल उसका ख्याल नहीं रखा कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करना है फमाइन प्रॉब्लम को। नो प्रोविजन वाज मेड फॉर वाटर सप्लाई। फमाइन मतलब जहाँ पे खेती बारिश न होने के वजह से बंजर हो जाती है। तो लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ को इग्नोर ही किया। फैमाइन आता है तो क्या होता है, पूरा गांव जो है, जो किसान है, वो लोग सब भूखे हो जाते हैं। मतलब उन लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते अपने खेती में। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उस चीज़ को पूरी तरह इग्नोर किया। उन्होंने कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं किया फार्मर्स को, ताकि कुछ वाटर सप्लाई, कुछ भी वो लोग कर सकते थे, उन्होंने उसको पूरी तरह इग्नोर किया और कोई वाटर सप्लाई का प्रोविज़न नहीं दिया। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस कराया था। उसका फ़ायदा हमें हुआ है, ये बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किए इंडिया में। जैसा कि मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलप हो गया, क्योंकि उनको अपना जो कंपनी था उसका मटीरियल को यहाँ से दूसरी जगह लेके जाने में ट्रांसपोर्ट चाहिए था, तो उसके लिए उन्होंने रोड को डेवलप किया। वैसे कम्युनिकेशन उन्होंने स्टार्ट किया। कम्युनिकेशन मतलब फ़ोन से बात करना होता था उन लोगों को, तो उन्होंने कम्युनिकेशन भी स्टार्ट किया। 1853 में फर्स्ट रेलवे रैन फ्रॉम मुंबई टू थाने। ये याद रखना, ये हमेशा फिलिप्स में पूछा जाता है कौन से साल में फर्स्ट रेलवे रैन फ्रॉम मुंबई टू थाना। मुंबई से लेके थाने में फर्स्ट रेलवे का शुरुआत हुआ, वो ईयर है 1853। स्टार्टेड टेलीग्राफ सिस्टम एंड पोस्टल सिस्टम। मतलब हम लोग लेटर्स भेजते थे, तो ये उन लोग ने टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम भी यूज़ किया। आजकल तो कोई लेटर्स लिखते नहीं है, ना ही टेलीग्राम सेंड करते, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का ज़माना है। जो भी मैसेज भेजना है ये भी हम लोग व्हाट्सअप करते हैं या SMS करने चालू किया है, तो अभी तो हम लोग यूज़ नहीं करते। लेकिन वो ज़माने में बहुत ज़रूरी था, किसी को कुछ मैसेज पास ऑन करना है, तो पोस्टल और टेलीग्राम सिस्टम भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस हैड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ड्यू टू द डेवलपमेंट। इसके वजह से अपना इंडियंस पे भी उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट मतलब असर हुआ, फ़ायदेमंद हुआ। एंड हैंस यूनिटी अमॉन्ग इंडियंस इंक्रीज। तो हम लोग भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करने लगे और उसके वजह से हमारे बीच में, इंडियंस के बीच में एक अच्छा यूनिटी डेवलप होने लगा। मतलब सोशल लाइफ ऑफ इंडियंस भी अच्छा उस पर असर डाला। मतलब ये सब चालू होने की वजह से, क्या, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्टल, ये सब सिस्टम स्टार्ट होने की वजह से इट हैड ए गुड इम्पैक्ट ऑन इंडियंस एंड हैंस द यूनिटी अमॉन्ग द इंडियंस इंक्रीज्ड। अभी नेक्स्ट क्या है, डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज इन इंडिया।
जो भी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज था, यानी छोटा मोटा जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज होता है, वो सब डिक्लाइन होने लगा। किसके आने के वजह से? ब्रिटिशर्स के आने के वजह से। फर्स्ट पॉइंट क्या है? गुड्स एक्सपोर्ट होने लगा, ह्यूज टैक्सेस। जो भी गुड्स यहाँ से जाता था उस पर टैक्सेस लगता था, एकदम लमसम टैक्सेस लगाते थे। और जो इंपोर्ट करते थे, मतलब इंग्लैंड से जो भी इंपोर्ट होता था ना, उसमें कम टैक्स लगाते थे ताकि उनका फ़ायदा हो। वो हमारे फ़ायदे के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, जो भी किए वो अपने फ़ायदे के लिए किए। मशीन्स मेड गुड फ्रॉम इंग्लैंड, मैक्सिमम प्रोडक्शन विथ मिनिमम, क्योंकि इंग्लैंड के पास मॉडर्न मशीन्स थे, मशीनरीज थे, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो, फैब्रिक्स हो, जो भी हो, प्रोड्यूस करते थे। तो लोग मैक्सिमम क्वांटिटी में भी प्रोड्यूस होते थे। अभी मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने की वजह से उसका कॉस्ट एकदम कम था। तो हम लोग क्या करते थे, स्वदेशी जो गुड्स है, स्वदेशी कपड़ा है, उसको इग्नोर करते थे क्योंकि वो कॉस्टली हो जाता था। और वहाँ से जो आए हुए कपड़े होते थे ना, हम लोग उसको यूज़ करते थे, तो ये मतलब ख़रीदते थे। तो उससे किसका फ़ायदा होता था? उससे फ़ायदा उनका होता था। इंडियन आर्टिशंस फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कॉम्पीट। तो इसमें जो इंडियन आर्टिशंस जो हैं, या इंडियन जो छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं या ओनर्स हैं, उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट होने लगा क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट्स था वो महंगा होने लगा और जो इंग्लैंड से आता था वो सस्ता होने लगा। तो उनको कॉम्पीट करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होने लगा। सो इंडियन इंडस्ट्रीज लेड टू क्लोजिंग डाउन। फिर धीरे 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 सब मिल्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज सब क्लोज होने लगा और आर्टिशंस क्या हो गया? बेरोज़गार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। ये पॉइंट समझा होगा। ये क्या रीज़न है हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्यों डिक्लाइन होने लगा? क्योंकि जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होता था उसका ह्यूज टैक्स लगाते थे और जो इंपोर्ट होकर आता था उसको लेस टैक्स पे कर भरना पड़ता था। और उनके पास मॉडर्न मशीन्स था, मशीनरीज था, जिसके वजह से वो लोग ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर सकते थे, उत्पादन कर सकते थे और मिनिमम कॉस्ट ही लगता था। तो उस प्रोडक्ट्स के सामने या उस इसके सामने, प्रोडक्ट्स के सामने या फिनिश गुड्स के सामने हमारे आर्टिशंस का जो ये होता था, जो लोग ये करते थे, क्या बोलते हैं उसको, जो भी वेव करते थे, जो भी कपड़े वो बनाते थे, तो वो कॉस्टली हो जाता था। इसके वजह से कॉम्पीट करना बहुत मुश्किल होने लगा। तो धीरे 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 सब इंडस्ट्रीज़, इंडियन इंडस्ट्रीज़ क्लोज डाउन होते गया और आर्टिशंस, जो भी आर्टिशंस हैं, जो भी ओनर्स हैं इंडस्ट्रीज़ के, वो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, मतलब बेरोज़गार हो गए। डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। अभी इंडिया में भी न्यू इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे चालू होने लगा। लैक ऑफ ब्रिटिश सपोर्ट, कैपिटल मतलब मनी, इंडियन बिजनेसमैन कुड नॉट कम फॉरवर्ड। उनके पास ब्रिटिश सपोर्ट करने के लिए नहीं थे। इंडियन बिजनेसमैन भी थे, लेकिन उनको ब्रिटिशर्स कोई भी सपोर्ट नहीं देता था, ना ही उनको पैसा देता था एक लोन के तौर पे कोई बिज़नेस चालू करने के लिए। आजकल तो हम कुछ भी चालू करने के लिए हमें हमारे गवर्नमेंट पैसा देते हैं, लोन के तौर पे देते हैं, लेकिन तभी नहीं देते थे। तो इसके वजह से क्या होता था, इंडियन बिजनेसमैन कुछ सेटअप कर ही नहीं सकते थे, फैक्ट्रीज या कुछ लगा नहीं सकते थे। इन 1853 कावाजी नानाबॉय दावर स्टार्टेड फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन मुंबई में। ये याद रखना है, 1853 में कावाजी नानाबॉय दावर ने फर्स्ट टेक्सटाइल मिल मुंबई में शुरुआत किया। 1855 में जूट मिल वॉज स्टार्टेड इन बंगाल। 1907 में, याद रखना, जमशेदजी टाटा एस्टेब्लिश टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। को किसने चालू किया है? टाटा स्टील्स, जो आज भी हम सुनते हैं रतन टाटा के बारे में। तो उनका जो दादाजी है उन्होंने स्टार्ट किया था, जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी एट जमशेदपुर। कोल, मेटल, शुगर, सीमेंट, केमिकल इंडस्ट्रीज धीरे धीरे स्टार्ट होने लगा। उसके बाद आता है सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट। अभी न्यू इरा जो स्टार्ट हुआ वो 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। टुक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज लाइक ह्यूमैनिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मीन्स फ्रीडम, ह्यूमैनिटेरियन मीन्स इंसानियत,
डेमोक्रेसी मतलब हमारा जो इंडिया है उसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोला जाता है। यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन, कास्ट, क्रीड के लोग यहाँ पे रहते हैं और सबको इक्वल राइट्स दिया गया है। नेशनलिज्म मतलब अपना देश के प्रति जो प्यार होता है उसे हम नेशनलिज्म कहते हैं, जो हमारे इंडियंस में कूट कूट कर भरे होते हैं। दिस चेंज इन वेस्ट लेड टू रिप्रेशन ऑन इंडिया। ब्रिटिश स्टार्टेड स्टडिंग इंडियन ट्रेडिशन, हिस्ट्री, लिटरेचर, म्यूज़िक, फ्लोरा, फाउना। ब्रिटिशर्स को अपने इंडिया में अपना सिक्का जमाना है तो उनको इंडियन कल्चर के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, लिटरेचर के बारे में ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपने इंडियन ट्रेडिशंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, म्यूज़िक के बारे में सब पढ़ना चालू किया, मतलब हमारे बारे में ज़्यादा जानना चालू किया। इंग्लिश ऑफिसर एस्टैब्लिश एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। कौन था वो इंग्लिश ऑफिसर जिसने एस्टैब्लिश किया? विलियम जोन्स। मैक्स मॉलर, एक जर्मन थिंकर, स्कॉलर ऑफ इंडियन लैंग्वेज, रिलीजन, हिस्ट्री। ही वॉज द स्कॉलर, वो काफ़ी स्कॉलर था जिसने काफ़ी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, रिलीजन के बारे में एकदम डीपली स्टडी किया हुआ था। This inspired educated Indians to study Indian religion, history and tradition। जब इंडियंस ने देखा कि फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर आते हैं और हमारे कल्चर के बारे में, हमारे लैंग्वेज के बारे में, हमारे रिलीजन के बारे में डीप स्टडी करते हैं, तो यहाँ के जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उन्होंने भी उस बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब उनका रूट्स के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में उन्होंने भी पढ़ना शुरुआत किया। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने पास्ड सती प्रोहिबिशन एक्ट। पता है सती प्रोहिबिशन पहले के वो टाइम में ऐसा होता था कि अगर हस्बैंड मर जाए तो वाइफ जो है, पत्नी जो होती है, उसी चिता में वो उसे भी कूदना पड़ता है और भस्म हो जाते थे। ऐसा सब बोलते हैं ना, बहुत क्या बोलेगा उसको, बहुत गंदा लॉस था उस वक्त, वो बहुत ख़राब कस्टम्स थे हमारे इसमें, हिंदू रिलीजन में भी। तो मतलब अगर समझो किसी लड़की का हस्बैंड एक्सपायर हुआ यानी मर गया तो उसका जो चिता जलता है उसमें वो लड़की भी मतलब ये हो जाता है, उससे भी कूदना पड़ता था। लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने वो प्रोहिबिट किया, मतलब ऐसा कुछ भी अभी से नहीं होगा। सती सिस्टम जो था उसको पूरी तरह से बैन कर दिया। उसके बाद 1856 में लॉर्ड डालहाउसी पास द विडो रीमैरिज एक्ट। मतलब पहले के ज़माने में कैसा था, छोटे छोटे बच्चियों का भी शादी होता था, 9-10 साल 12 साल ऐसा, मतलब ना छोटे छोटे बच्चियों का शादी किया जाता था। अगर समझो कुछ एक्सीडेंट के वजह, कुछ किसी के वजह से भी उसका हस्बैंड मर जाए तो उसे वापस शादी करने अलाउड नहीं था। उसे मतलब एक बोलते हैं ना, पूरा सोसाइटी में इग्नोर किया जाता था, उसके लिए एक अलग कमरा रखा जाता था, उस कमरे से बाहर भी उसे निकलना अलाउड नहीं था, उसका खाना पीना सब उस कमरे तक पहुंचा दिया जाता, मतलब उसको एक अपशकुन मानता था। लेकिन लॉर्ड डालहाउसी ने विडो का रीमैरिज एक्ट, उसने लॉ को पास किया, मतलब दे कैन रीमैरी, जो भी विडो हुआ है भले कौन से भी एज में हो, दे कैन अगेन मैरी। For administration, British required English educated Indians, hence Lord Macaulay in 1835 English education system को start किया। अभी एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालना है तो क्या किया, ब्रिटिशर्स को कौन चाहिए था, उनको इंडियंस चाहिए था जो कि एजुकेटेड हो, जो अच्छा इंग्लिश एजुकेटेड हो। तो इसके वजह से 1835 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम भी स्टार्ट किया। तो ऐसा देखा जाएगा तो उन्होंने जो भी किया अपना फ़ायदे के लिए किया। एजुकेशन, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे स्टार्ट किया, बोलते हैं रेल्स स्टार्ट किया, टेली कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, पोस्टल एंड टेलीग्राफ, ये सब जो भी किया उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए किया, लेकिन उसका फ़ायदा हम अभी उठा रहे हैं, मतलब उसका फ़ायदा हमें भी हुआ। थ्रू दिस इंडियंस वे इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थाट्स। अभी ये इंग्लिश स्कूल स्टार्ट होने की वजह से क्या, हमारा जो थाट्स था, जो पुराने ख्यालात के थे, उसमें चेंजेस आने लगे। मॉडर्न रिफॉर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें इंडियंस को इंट्रोड्यूस हुआ, समझे। तब तक हमने ये सब चीज़, हम लोग पूरे इग्नोरेंट थे, हमें कुछ पता ही नहीं था। लेकिन वो इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट होने के वजह से वी वेर इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न थाट्स, मॉडर्न रिफॉर्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इन 1857 यूनिवर्सिटीज़ वे सेट अप एट कोलकाता, मतलब अच्छा इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ मुंबई में, चेन्नई, मद्रास, विच लेड टू सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। मतलब 1857 में यूनिवर्सिटीज़ भी सेटअप हुआ मुंबई, चेन्नई यानी जो मेन सेंटर्स है इंडिया के वहाँ पे, और वहाँ से सोशल रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया स्टार्ट हो गया। ये लेसन यहीं ख़त्म हो जाता है। बड़ा लेसन होने के कारण मैंने इसका 3 पार्ट्स में 3 वीडियोस बनाया है, उसमें एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।